गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अगर हम प्राचीन काल से देखें तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का जो इतिहास है वह बहुत प्राचीन रहा है। परंपरागत भारतीय समाज जो रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि यह एक चर्चा का मुद्दा, मुख्य मुद्दा नहीं होता था, लेकिन लेकिन इस कह सकते हैं कि यह एक जो परंपरागत भारतीय समाज है उसका एक मूल हिस्सा होता था। हम कह सकते हैं कि जो इसका एक मूल कारण यह है कि जो हमारा परंपरागत भारतीय समाज था उसमें महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती थी वह एक सामान्य व्यवहार माना जाता था। इसीलिए इसको जो परंपरागत भारतीय समाज है उसमें कभी मुद्दे के रूप में या मुख्य चर्चा का विषय कभी माना ही नहीं गया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इसका एक कारण ये भी था कि जो हमारी प्राचीन महिलाएं थी वे अपने प्रति होने वाले इस व्यवहार को उन्होंने भी एक सामान्य प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार किया था। वे इसे अपनी नियति मान करके स्वीकार कर लेती थी कि महिला उनके प्रति जो भी ये हिंसा का व्यवहार हो रहा है वह एक सामान्य सा व्यवहार है, यह कोई नई बात नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस महिलाओं की इस स्थिति में भारतीय समाज में परिवर्तन आया 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने क्या है महिलाओं के प्रति इस किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का उन्होंने विरोध किया। 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए एक आंदोलन के द्वारा परंपरागत भारतीय समाज की एक प्राचीन कुप्रथा सती प्रथा का अंत हुआ, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहीं से हमारे यहाँ जो है महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का एक सामाजिक मुद्दा बनना शुरू हुआ। इससे पहले तक कभी भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती थी उन पर कभी भी सामान्य रूप से चर्चा नहीं होती थी कि क्यों महिलाओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार होता है। अब हम कह सकते हैं कि जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो इस प्रकार के जो आंदोलन चलाए गए बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, उसका परिणाम हम ये तो नहीं कह सकते कि जी बहुत एकदम से हम भारतीय समाज में परिवर्तन आ गया या भारतीय समाज से इस प्रकार का कोई भी व्यवहार महिलाओं के साथ होना बंद हो गया, लेकिन इसका एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रभाव यह देखने को मिला कि अब जो है इस प्रकार के जो घटनाएं होती थी उन पर उनके विरुद्ध में जो है लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी। सबसे बड़ी बात थी कि महिलाएं खुद अपने अधिकारों के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो गई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा वे जागरूक होने लगी थी। अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को वे जो है उसका घोर विरोध करने लगी थी। और यह स्थिति आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके समाज में और अधिक बढ़ती गई। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी आज भी महिलाओं के विरुद्ध समाज में हिंसा की घटनाएं होती हैं और आज भी जो है महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार के कानून बन गए हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर वे कौन कौन से व्यवहार हैं जिनको कि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अंतर्गत रखते हैं। इस विषय पर नंदिता गांधी एवं नंदिता शाह कहती हैं, महिला के प्रति हिंसा के अंतर्गत बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातनाएं देने, यौनिक हतोत्साहन तथा संचार माध्यम में स्त्री को गलत ढंग से समाहित किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बलात्कार, दहेज हत्याएं या पत्नी के साथ में मारपीट करना और नवीन भारतीय समाज में जो संचार के साधन है उनके द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करना, ये सब आपके क्या है महिलाओं के प्रति हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम कहें कि महिलाओं के प्रति हिंसा के जो मुख्य कारण हैं वे क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कारण है ये नवीन समाज की उपज नहीं है। ये हमारे समाज में प्राचीन काल से जो परिस्थितियां थी उनके कारण हमारी जो महिलाओं की स्थिति थी वे इस प्रकार की थी कि उनके प्रति जो ये हिंसाओं की घटना थी उनमें दिनों दिन वृद्धि होती गई।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती थी उसके मुख्य कारण क्या क्या थे। इसमें सबसे पहला है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। जैसे कि हम जानते ही हैं हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, और जिसके अंतर्गत जो है समाज में जो परिवार में पिता है वह परिवार का मुखिया होगा। समाज जो है हमारा पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों का ही वर्चस्व है, और जो हमारे समाज में अधिकांश अधिकार हैं वे क्या है, पुरुषों को ही प्राप्त हैं। संपत्ति का अधिकार है या आपकी वंश परंपरा का जो हमारे वहाँ नियम है वह क्या है, पुरुषों के आधार पर है। जो मुखिया परिवार का मुखिया होगा उसी के नाम पर हमारा क्या है, परिवार चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था है इसने भी कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति को निम्न करने का कार्य किया। दूसरा है धार्मिक कारण। हमारे जो प्राचीन धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार भी महिलाओं पर प्राचीन काल से ही कई पाबंदियां लगाई गई। अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल से और अब तक की बात, तो वैदिक काल को छोड़ करके उत्तर वैदिक काल से हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति निरंतर गिरती चली गई। और यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें कई परिवर्तन आए। उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उन पर जो है आप कह सकते हैं कि चरित्र की शुद्धता के नियम ला दिए गए। पुरुष को स्वतंत्रता दी गई, स्वच्छंदता दी गई, लेकिन महिलाओं की स्वतंत्रता को दिनों दिन कम किया जाता रहा। और हम कह सकते हैं कि कई प्रकार की धार्मिक कुप्रथाएं भी हमारे समाज में प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिसमें आप कह सकते हैं सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह निषेध है, पर्दा प्रथा है, जिनका कि क्या है हमारी धार्मिक धर्म के आधार पर जिन्हें क्या है महिलाओं पर लाद दिया गया था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि स्त्री का अशिक्षित होना, स्त्री का अशिक्षित होना भी हमारे समाज में क्या है एक मूल कारण है इनके प्रति हिंसा होने का। वो इसलिए है कि शिक्षा के अभाव में महिलाएं जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती हैं, वे अपने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं, इसलिए वे सदैव क्या है पुरुषों के ही अधीन रह जाती हैं। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे क्या है अपने प्रति किसी भी प्रकार का व्यवहार जो है उसको सहती हैं। उनके पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें ऐसा मान लिया जाता है कि चूंकि हम क्या है महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं तो हम इसको क्या है किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ और ये तो मुख्य कारण थे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा के कारण जो घटनाएं होती हैं उनके मूल कारण थे। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि बदलते समाज के साथ में दहेज प्रथा है, यह महिलाओं का स्वयं को निम्न आंकना, यह एक मूल कारण है। महिलाएं अपने कार्य को, अपने जो आवश्यकताएं हैं उनको अत्यधिक निम्न समझती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो वे कार्य कर रही हैं वो कोई भी कर सकता है, तो वे स्वयं ही अपना मूल्यांकन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण क्या है वे सदैव हमेशा ही क्या है शोषित होती रहती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारी परंपराएं या हमारे संस्कार इस तरीके से हमारे प्राचीन काल से ही कह सकते हैं कि बचपन से ही हमारे घरों में लड़कियों को इस तरीके की शिक्षा दी जाती है कि हमने सदैव क्या है किसी न किसी के अधीन रह करके कार्य करना है। अब जिसके अधीन हम हैं वह हमारा किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकता है। तो इस कारण जो इस तरीके की विचारधारा हमारे समाज में महिलाओं के अंदर डाल दी जाती है, हमारे जो संस्कार हैं वो डाल दिए जाते हैं कि कभी भी आपने अपने प्रति होने वाले व्यवहार का विरोध नहीं करना है। तो इसके कारण भी जो है जो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा की घटनाएं हैं वो दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। अब आज के लिए नहीं, अगले जो है उसमें हम देखेंगे कि जो महिलाओं के प्रति हिंसा है उसके मुख्य कितने प्रकार की जो घटनाएं होती हैं या किस किस प्रकार की हिंसा की घटनाएं हम महिलाओं के प्रति होती हैं। धन्यवाद।